कल हमने जो लास्ट टॉपिक करा था वो था एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन जो कि पैरामीट्रिक की तरह था। यहीं तक किया था हमने, याद कराओ। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन जो कि एग्जैक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही दिखाई देता था। ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो अपना किया था वहां तक था, है ना। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of 10x with respect to g of secant x at x equals to pi by 4. f of 10x with respect to g of secant x at x equals to pi by 4, जिसमें हमें गिवन है कि f dash 1 2 के बराबर है और g dash रूट 2 4 के बराबर है। करो अटेम्प्ट। f of 10x का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू g of secant x at x equals to pi by 4, जिसमें हमें पता है कि f dash 1 ये दिया हुआ है और वो 4 दिया हुआ है। तीन आंसर आया मेरे पास, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। छह आंसर हो गए, 5 हो गए, जिसमें से 6 में से कोई भी सही नहीं है अभी तक। पहला आंसर सही आया सार्थक का, दूसरा आंसर सही आया गगन का, गग्गू का, और किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया। दीपक का सही है आंसर। चलो आओ देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, यही लिखना है, यस या नो। इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, यही लिखना चाहता हूं मैं। तो मैं चाहता हूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x होगा या नहीं, चेन रूल के हिसाब से सोचो। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या आएगा, f डैश 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x अपॉन इसका डेरिवेटिव g डैश सीकेंड x इंटू सीकेंड x 10x, ऐसा आएगा कायदे से। एक सीकेंड x को एक सीकेंड x से कैंसिल कर देता हूं, उसके बाद x को क्या डाल देता हूं, पाई बाय 4। x को पाई बाय 4 डाला तो बना f डैश 1 इंटू रूट 2 अपॉन g डैश रूट 2 इंटू 1। वैल्यूज गिवन है 2 रूट 2 बाय g डैश रूट 2 है 4, कितना आंसर आया, 1 बाय रूट 2, ये आंसर आया। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि कुछ बच्चे इसमें इसको छोड़ देते हैं, चेन रूल लगाना, बस ये बाय ये फटाफट वैल्यूज डिवाइड करी, जल्दबाजी में आंसर दिया, 1/2 देने लग जाते हैं। और काफी सारे बच्चों ने दिया भी है 1/2, अभी जिन्होंने दिया है उन्हें पता ही होगा। समझ गए इस कंसेप्ट को, बहुत आसान है वैसे तो, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो चेन रूल के हिसाब से ये मल्टीप्लाई भी होगा। समझ गए। अब डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव अभी नहीं पढ़ रहे, जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं उसे, मैट्रिसेस का कंपटीशन अभी हमने किया नहीं है ना, वो करेंगे तभी पढ़ लेंगे डिटर्मिनेंट। अभी तो सिर्फ डेरिवेटिव है इस चैप्टर में, बाकी हमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सिग्मा, ये तीनों चीजें पढ़नी है, तो तीनों साथ में ही पढ़ लेंगे जब यहाँ करेंगे। अभी हम बात करें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जब दो बार डेरिवेटिव लेना है, जैसे एक बार लेता हूं तो उसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स, दो बार लिखता हूं तो d2y बाई डी एक्स सॉरी, तीन बार लेता हूं तो d3y बाई डी एक्स 3 ऐसे लिखता हूं। तो अब मुझे एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव लेना है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल करेंगे, एक थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे।
सिंपल एग्जांपल अगर मैं करता हूं तो y तुम्हें दिया हुआ है cos इनवर्स x और तुम्हें बताना है d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। कई बार ऑप्शन जो होते हैं वो सिर्फ y की फॉर्म में दिए होते हैं, तो कोशिश करो एक बार, ये दिया हुआ है और तुम्हें ये बताना है। डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। करो फटाफट से, कर लिया होगा मेरे हिसाब से अटेम्प्ट। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x दिया है तो मैं x इक्वल्स टू कॉस y भी लिख सकता हूं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको dx बाय dy लिख रहा हूं। मुझे निकालना है dy बाय dx है, लेकिन dx बाय dy लिख रहा हूं। dx बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन y, तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट y। क्या यहां तक तुम मेरे साथ हो? अच्छा, एक चीज और बहुत काम की बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। dy बाय dx और 1 बाय dx बाय dy, मतलब ये रेसिप्रोकल जब करता हूं तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर जब मैं हायर डेरिवेटिव ले रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि d2y बाय dx2 और d2x बाय dy2 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ऐसा नहीं कह सकता मैं। सिर्फ और सिर्फ पहले डेरिवेटिव तक, सिर्फ और सिर्फ पहले डेरिवेटिव तक तुम ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, लेकिन उससे आगे कभी भी डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे। सिर्फ ध्यान रखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव तक लोगे इसके रेसिप्रोकल, जबरदस्ती मत पेल देना हर जगह। तो ये मैंने जान के ऐसे करा, dy बाय dx करा है, फिर रेसिप्रोकल लेके ये दिखाने के लिए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम चाहो तो यहां से निकाल भी सकते हो dy बाय dx, सेम आए। अब सुनो, dy बाय dx मेरे पास आ गया, मुझे चाहिए d2y बाय, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, dy बाय dx निकाल लूंगा, वो आएगा माइनस कोसिकेंट y, ये आया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ क्या बनेगा, d2y बाय dx2 बनेगा, या नहीं, d2y बाय dx2 इक्वल्स टू कोसिकेंट y का डेरिवेटिव बता सकते हो। कोसिकेंट y का होता है माइनस कोसिकेंट y कॉट y, ऐसा ही होता है, पर इनटू dy बाय dx भी आएगा। कितने लोगों ने पहचान लिया कि मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि अब डेरिवेटिव चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन लिखा हुआ है y में। डेरिवेटिव चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन लिखा हुआ है y में, इसलिए y के फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू y का डेरिवेटिव, चेन रूल के हिसाब से। तो ये क्या बना मेरे पास, ये बना कोसिकेंट y कॉट y, ये तो माइनस तो कैंसिल हो गया, dy बाय dx की वैल्यू माइनस कोसिकेंट y, फिर से सब्स्टिट्यूट कर ली, तो क्या d2y बाय dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन आ गया या नहीं आ गया? समझ गए कहानी? सिंपल है। ये जरूर ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये स्टेप मिस हो जाता है बच्चों से। आगे देखते हैं, ये तो सिंपल हो गया। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं पैरामीट्रिक फॉर्म में जब d2y बाय dx2 निकालना होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में जब d2y बाय dx2 निकालना होगा। एक बार देखो जरा ध्यान से, उसने कहा थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है इसको, ठीक है, जितने कंसेप्ट पढ़े हैं चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। a cos t प्लस t sin t, ये x दिया हुआ है तुम्हें, y a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये y दिया हुआ है तुम्हें। तुम्हें बताना है d2y बाय dx2, सोच समझ के आंसर करना। चलो अब स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा dy बाय dx, निकालना होगा या नहीं? सबसे पहले हमें चाहिए होगा dy बाय dx,
तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरे पास, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी किसके बराबर बोलो, dy बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव लेता हूं a इंटू कॉस टी, साइन टी का क्या आ जाएगा कॉस टी, माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, एक फंक्शन ये है एक ये है, तो t का डेरिवेटिव कॉस टी आएगा और इसका माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी साइन टी। क्या मैंने सही लिखा है? नीचे a इंटू माइनस साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस टी का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन टी और प्लस साइन टी का डेरिवेटिव टी कॉस टी। ऐसा ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ए टी, टी भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो ये आया tan टी। कौन कौन किस किसने ये स्टेप सही करा? ये तो बहुत सिंपल है जो हमने पहले ही करा था। तो मेरा dy बाई डी एक्स आ गया tan टी। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, करूंगा या नहीं? डिफरेंशिएट करना होगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx2, d2y by dx2 is secant square t into dt by dx। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का, ध्यान से देखो, कुछ लोगों ने स्टेप मिस करा हुआ, गारंटेड कह रहा हूं। हाँ देखो बहुत सारे ऐसा आ गए। अब देखो मैं जान के बार बार ये लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल के भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं जान के इसको लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है और इधर फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है। तो जब फंक्शन किसी और वेरिएबल में होता है और डेरिवेटिव किसी और में, तो हम क्या करते हैं, हम चेन रूल लगाते हैं या नहीं बोलो, एग्री करते हो इस बात को? तो अब यहाँ पे dt बाई डी एक्स की जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो कि तुम यहाँ निकाल चुके हो इसके रेसिप्रोकल की, तो तुम्हारे पास dx बाई डी टी किसके बराबर आया था, dx बाई डी टी आया था a t cos t के, यही बना था ना नीचे। तो मुझे dt बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्या बनेगा 1 बाय ए टी कॉस टी, ऐसा बनेगा। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या आंसर आएगा, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू 1 बाय ए टी कॉस टी। तो क्या बन गया, ये इसके साथ ही चला गया, सीकेंड क्यूब टी अपॉन ए टी। कुछ लोगों ने दिया भी था मुझे ये आंसर चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही। बाकियों ने कहीं कहीं गलती करी है, आराम से देखो प्रोसेस, इस स्टेप को हमेशा याद रखना, यही गलती कराता है स्टेप, चाहे दीवार पे लिख लो सामने वाली, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही गलती होती है। जिन लोगों का सही था बहुत अच्छी बात है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, बस यही एक अलग स्टेप है, बाकी तो सब सेम ही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वो हमें कहेगा y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ये दिया उसने, जिसमें x मेंशन्ड है, हालांकि हमें इसका कोई काम नहीं होता, ये बस मेंशन्ड होता है, और शो डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय dx2 माइनस x dy बाय dx माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। देखो जरा ध्यान से, उसने कहा है y हमारे पास ये है, x यहां से यहां तक है, शो करो कि ये होगा, क्या करोगे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, जो गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा डिफरेंशिएट करके, अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूं, e टू दी पावर a cos इनवर्स x आएगा या नहीं,
e to the power something is e to the power something into a into -1 by root of 1 minus x square। क्या तुम यहां पहुंच गए मेरे साथ? चेन रूल लगाया। तो यहाँ पे ये y ही है, तो dy बाय dx इसके बराबर आया माइनस ए वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां भी पहुंच गए तुम? पहुंच गए। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको इधर ले जाओ या फिर यहीं पे डेरिवेटिव ले लो, या फिर इसको क्या करो, इसको इधर ले जाओ स्क्वायरिंग करके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा बना। हाँ, लॉग लेके भी कर सकते हो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम लॉग लेके करना चाहो तब भी सेम जगह पहुंचोगे, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डेरिवेटिव ले दो, अपने आप ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी। ये जो गिवन इक्वेशन है अपने आप बन जाएगी। देखो 90% ऑफ द चांसेस है कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी, एनसीईआरटी में खूब सारे क्वेश्चन है इसके, एक एक्सरसाइज में 7-8 क्वेश्चन है ऐसे ही सेम पैटर्न पे, 90% चांसेस है। और तुम कोशिश भी हमेशा यही करोगे कि ये इक्वेशन खुद से बन जाए। अगर बाय चांस पेपर में, मतलब सीबीएसई की बात कर रहा हूं, बाय चांस ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आया पर वो तुम खुद से नहीं बना पा रहे, तो तुम क्या करो, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, और वैल्यूज यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर दो, कैंसिल होके सब इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? 90% चांसेस है कि यही बनेगी एज इट इज, जब तुम डेरिवेटिव ले रहे होगे खुद से ही। लेकिन अगर बाय चांस तुम फंस गए क्वेश्चन में और नहीं बना पा रहे, कोशिश यही करनी है कि ऐसे ही बनाओ, लेकिन फिर भी बाय चांस ऐसा हुआ कि नहीं बना पा रहे, तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। तुम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग से, ये दोनों वैल्यूज तो निकाल सकते हो ना, निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है वो तुम लोग ट्राई करना है आराम से, है बहुत सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टॉम क्रूज नाम से बालक है, अगर वो अगली क्लास में अपने नाम से नहीं आया, जो भी उसका ओरिजिनल नाम और रोल नंबर उसके पास है, तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो फिर मेरी क्लास में आना उसके लिए मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक और टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, छोटा सा इनवर्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। मान लो ऐसा कुछ है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें 0 से लेके x 1 तक गिवन है, इसका डेरिवेटिव बताना है तुम्हें। ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। x को क्या डालूंगा बताओ? ये फॉर्मूला पहचानो, फॉर्मूला पहचानो, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, सॉरी कॉस नहीं है, कॉस इनवर्स है क्वेश्चन में, इनवर्स वाले डेरिवेटिव। x को डालूंगा tan थीटा, बिल्कुल सही। तो क्या बनेगा, y इज कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या तुम पहचानते हो इसको? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बनेगा। तो y हमारे पास 2 थीटा आ गया। सीबीएसई में टेंशन नहीं लेनी है, सीधे कॉस इनवर्स और कॉस को 2 थीटा लिख देना है। हालांकि डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता, ब्रांच पे डिपेंड करता है और x की वैल्यूज पे। बहुत आसान सा ग्राफ बनेगा, बहुत इजीली बता पाएंगे कि क्या आएगा, लेकिन फिलहाल मैं 2 थीटा ही लिख रहा हूं। समझ गए? यहां डेरिवेटिव लोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मैं जान के लिख रहा हूं ताकि जल्दबाजी में गलती ना करो। डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर? 2d थीटा बाय डी एक्स के बराबर। आया या नहीं? अब यहां से d थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। यहां अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, dx
बाय डी थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। कितने लोग एग्री करते हैं कि dx बाय डी थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा? आएगा। तो यहां से मैं डी थीटा बाय dx को क्या कह सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा है वो। रेसिप्रोकल कर दिया, यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या आंसर आ गया मेरा? 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ गए? आंसर थीटा में भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो, यहां से x निकाल के वापसी डालना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी में भी तुम्हें ऐसे ही आंसर मिलेंगे। खुशी कह रही है पता कैसे चला tan थीटा डालना है? बेटा ट्रिग्नोमेट्री याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, पहचानो इसको ध्यान से, ये फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज ही बनेंगे जो भी तुमने cos 2 थीटा sin 2 थीटा इस तरह के पढ़े हैं फॉर्मुले। एक्सरसाइज है पूरी एक एनसीईआरटी में, उसको करके देखना आराम से। देखो एक बार मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये रहा। देखो पहली एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी पे, पूरी एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी पे। कितने लोग कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज कर चुके हैं? यस लिखना चैट बॉक्स में। यस लिखो। बहुत कम ये ऐसा है। चलो एक बार देखो, और एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो ये। फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी की पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल डेरिवेटिव पे है। दूसरी एक्सरसाइज मतलब टोटल तीसरी हो गई क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी की थी। इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव है, और ये वाला, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया ऐसा सेम, और ये वाले हैं। तो मुझे जरा ये बताओ इसमें तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 में दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन मेरे हिसाब से? सिर्फ इतना बता दो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। बिल्कुल सही, चैट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए, ये सब तुम पहचानते हो। तो 5.3 ऐसे हो गई। 5.4, ये रही 5.4। 5.4 में कुछ नहीं है, चेन रूल लगाना है। लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है ये दिखा रखा है। e की पावर साइन एक्स बाय एक्स, साइन e की पावर x बाय साइन एक्स, e की पावर साइन इनवर्स x, ये सब क्या है? e की पावर x क्यूब, चेन रूल के क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें आता है बहुत अच्छे से। 5.5, 5.5 फंक्शन की पावर फंक्शन जो हमने कल करा था, याद है? या बहुत सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही होंगी, रूट भी होगा तो लॉग लिया करते थे, जो कल हमने डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम वाला करा है, ये वो है। समझ गए? 5.6 पैरामीट्रिक, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, ये 5.6 है, ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगली एक्सरसाइज है 5.7, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y बाय dx2 निकालना है। ये देखो सामने तुम्हारे फंक्शन लिखे हुए हैं, डबल डेरिवेटिव निकालना है, बहुत आसानी से बता पाओगे, ये तो बहुत ही आसान वाले हैं। यहाँ पे x की बार 20, x cos x, tan इनवर्स का एक बार लिया, दो बार log ऑफ log x का, सिंपल सिंपल। ये वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, इक्वेशन बनाने वाले, d2y बाय dx2 dy बाय dx, इसको जब दो बार डिफरेंशिएट करोगे खुद ही ऐसी बन जाएगी, नहीं बनी तो सब्स्टिट्यूट कर लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे ये है मीन वैल्यू थ्योरम, ये हम एओडी में पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम को डिटेल में हम एओडी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है तुम्हें। अब आगे मिसलेनियस पे हम लोग, मिसलेनियस जब सारे हो गए तो मिसलेनियस वाले कर ही सकते हो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डिटर्मिनेंट वाला एक क्वेश्चन है, चाहो तो अभी छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सब हमारा हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए? ये देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने लिखा था, e की पावर a cos इनवर्स x वाला, ये वाली। तो एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज मीन वैल्यू थ्योरम वाली छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज तुम्हें सबमिट करनी है, कब तक करोगे बोलो? तुम्हें इस संडे तक का टाइम है, संडे तक का। कुछ बच्चों ने लिखा है थर्सडे, कुछ ने लिखा है फ्राइडे, कुछ ने लिखा है सैटरडे, लेकिन मैंने सबको पार करके संडे तक का टाइम दे दिया। संडे रात को 9 बजे तक मेरे पास एनसीईआरटी आ जानी चाहिए। संडे टेस्ट है ये, नैतिक तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट हम लोग ही प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पहले पता होगा ना तुझसे। क्या कहता है?
आज ट्यूसडे है और 5 दिन हो रहे हैं अभी, तो डेली एक एक एक्सरसाइज भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो संडे तक एनसीईआरटी सबमिट करोगे एक ही पीडीएफ बना के सारी एक्सरसाइज की, और अपना नाम लिखोगे। फिर मैं नितिन को वो दे दूंगा लिस्ट, जिसकी आई होगी नितिन अपने आप कॉलिंग वॉलिंग जो करनी होगी कर लेगा। चलो अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आई एनसीईआरटी करते हुए, कोई समस्या है? बुकलेट मैंने तुम्हें बताई थी, मेंस ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट्री, एडवांस ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर, इतना ही करना है, इससे ज्यादा तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी और ये दोनों चीजें करनी है, प्लस एक आधी क्लास के बाद हम वही शुरू कर देंगे वैसे भी एओडी। जब तक एओडी नहीं हो रहा कोशिश करो जितना ज्यादा एमओडी निपटा दो अच्छी बात है। और अभी कुछ लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे भी लगे हुए हैं क्योंकि उसकी बुकलेट डिस्कशन चल रही है, इस वजह से मैंने तुम्हें एमओडी में थोड़ा डिस्काउंट दिया है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं उस पार्ट पे जो हमें फंक्शन में भी पढ़ना था, जब हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन कैसे निकालना है, आगे पढ़ लेंगे या फिर ऐसे करके, ठीक है। तो उससे पहले मुझे ये बताओ छोटी सी चीज, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय 2। एफ डैश 0 तुम्हें -1 दिया है और एफ ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया है। फंक्शन बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है तुम्हें आती है, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है तुम्हें आती है, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे वो चाहिए। तुमने पहचान लिया होगा कि ये फंक्शनल इक्वेशन लीनियर की है ax प्लस बी की। एफ डैश 0 दिया हुआ है -1, इसका मतलब a की वैल्यू -1, एफ ऑफ 0 दिया हुआ है 1, मतलब b की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये फंक्शन है हमारा। कितने लोग यहाँ पहुंच गए? पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो अब देखो, मैं इसको दो अलग अलग तरीकों से, जो लोग नहीं पहुंचे यहाँ तक उनकी मैं कोई गारंटी वारंटी ले नहीं सकता। अगर जो लोग यहाँ भी नहीं पहुंचे उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि ये हम आज से कम नहीं तो 15-20 दिन 25 दिन पहले पढ़ चुके हैं ये। अगर तुम्हें याद नहीं है तो यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेवार है। फंक्शनल इक्वेशन है डायरेक्ट लीनियर की, ये दो गिवन कंडीशन थी, इनसे ए और बी निकाल लिया, ये आ रही है। बाकी अगर नहीं आ रही तुम्हारी तो तुम पिछले वाली वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। मैं अब तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ फंक्शन निकालेंगे कैसे, और जान के मैंने वो फंक्शनल इक्वेशन उठाई है जो कि हमें पता है, ताकि जो हम आंसर निकालें वो वेरीफाई भी हो जाए कि सही है कि नहीं, ठीक। हमेशा दो तरीके होंगे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे ये बताओ, एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसा होता है यस या नो? सिर्फ और सिर्फ एक बार करूंगा, पहले बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक बार करूंगा, बहुत ध्यान से देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप बड़े प्यार से लिखूंगा, लेकिन बीच में नजर हटी दुर्घटना घटी, तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। अब मैं इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसे फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज करूंगा, जो गिवन इक्वेशन है उसे फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज करूंगा। अब यूज करने के लिए मुझे पता है कि a प्लस बी बाय 2 ऐसी फॉर्म मिलेगी तो ही मैं यूज कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2x प्लस 2h बाय 2 माइनस ऑफ x अपॉन h। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड। अब ये क्यों करा मैंने, पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने ऐसा क्यों करा? ऐसा करा क्योंकि दिस प्लस दिस बाय 2 बनेगा, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस, इसी फॉर्म में ले आया मैं। x प्लस एस था तो उसे 2x प्लस 2h बाय 2 लिख लिया। इतने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसा बनाने के लिए। अब इस फंक्शनल इक्वेशन को यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस फंक्शनल इक्वेशन को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 क्या बनेगा, एफ ऑफ 2x
प्लस एफ ऑफ 2h बाय 2, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h बाय 2 माइनस एफ ऑफ x बाय h। क्या मानते हो इस बात को सही लिखा है मैंने? फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई कर दी, यहां पहुंच गए, बहुत बढ़िया। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये बना एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h माइनस 2f ऑफ x बाय 2h, ऐसा बना। यहां तक मेरे ख्याल से पहुंच ही गए होंगे। अब इसमें ध्यान से देखो तो एफ ऑफ 2x और 2f ऑफ x, इसका मतलब एफ ऑफ 2x और एफ ऑफ x के बीच में कोई रिलेशन पता लगाना है हमें। एफ ऑफ 2x और एफ ऑफ x ऐसी टर्म इन्वॉल्व हो रही है। जरा फंक्शनल इक्वेशन देखो, ऐसी थी x प्लस वाई बाय 2 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय 2। मुझे एफ ऑफ 2x और एफ ऑफ x के बीच में रिश्ता चाहिए, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ x के बीच में रिश्ता चाहिए। तो क्या करूं इस फंक्शनल इक्वेशन में? जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे ना पहले कि इसको 0 डाल दो, इसको कुछ कर दो, तो क्या मैं y को 0 और x की जगह 2x लिख के काम चला सकता हूं? सोचो, y को 0 x की जगह 2x, तो इधर बनेगा एफ ऑफ x, इधर बनेगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0 बाय 2। देखना जरा, सही सब्स्टिट्यूट करा है मैंने, y को 0 डाल दिया और x को 2x, तो 2x बाय 2 एफ ऑफ x बना, ये 2x बना, ये 0 बना, ये 2। एफ ऑफ 0 मुझे क्वेश्चन में गिवन था 1, तो एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, इस 2 को भी इधर ले आता हूं, सब्स्टिट्यूट कर दिया एफ ऑफ 0 की वैल्यू। अब जरा ध्यान से बताओ मुझे कि यहां से तुम देख पा रहे हो एफ ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ x माइनस 1 के बराबर आ रहा है, इस इक्वेशन से देख पा रहे हो, एफ ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ x। अब मैंने ये क्यों निकाला है? क्योंकि ये टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एफ ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ x, दिख रही है या नहीं? तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं माइनस 1, तो ऐसा दिख रहा है एफ ऑफ 2h माइनस 1 अपॉन 2h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। क्या तुम यहां तक मेरे साथ पहुंच गए? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आवाज आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, टॉर्च बंद हो गई है बैटरी लो की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा इतना काम अपना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 1 की जगह में एफ ऑफ 0 अपॉन h, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक पहुंच गए हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। अब जरा और ध्यान से देखना, क्या ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है एट, इट इज डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, कौन कौन ये पहचान पा रहा है? टू एच ऊपर है, 2h ही नीचे है, ऊपर और नीचे सेम चाहिए होता था। तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बोलो? -1। तो ये हम जो निकाल रहे थे, ये एफ डैश एक्स आया था, तो एफ डैश एक्स तुम्हारे पास कितना आ गया? -1। यहां तक पहुंच गए मेरे साथ? ये जो बना, ये डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 बना है। ये ध्यान से देखो तो ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, एच की जगह 2h है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 ही है, तो ये डेरिवेटिव एट 0 ही लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू -1 थी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं,
दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो यहाँ क्या आएगा एफ एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स, यहाँ आएगा प्लस सी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया मैंने, एफ एक्स इज माइनस एक्स प्लस सी। अब तुम्हें गिवन था एफ ऑफ 0 1 के बराबर है, गिवन था या नहीं था? वहां से सी निकाल लो, एक्स को 0 डाल के, एक्स 0 डाला तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 कितना है 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एफ एक्स कितना बन गया माइनस एक्स प्लस 1। क्या यही वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी? क्या यही वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी? एक सेकंड के लिए वीडियो बंद कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए, तुमने देख लिया, जब तक एनालाइज कर लो अपनी कॉपी पे कुछ लिख के। देखो सही दिख रहा है सब, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, हाँ तो यहां पहुंच गए सब। फिर से एक बार प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं, फिर से एक बार प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। हमें ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी। फर्स्ट प्रिंसिपल में, फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहली कोशिश हमें करनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहली कोशिश हमें करनी है कि हम फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई कर सके। अप्लाई करने के लिए इसी फॉर्म में, फंक्शनल इक्वेशन किस फॉर्म में थी x प्लस वाई बाय टू, तो मैंने x प्लस एच को कर लिया 2x प्लस 2h बाय टू, ताकि मैं फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई कर सकूं। फिर मैंने फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई भी कर दी। जब अप्लाई करके सिंप्लीफाई करा तो एफ ऑफ 2x और एफ ऑफ x दिखाई दिया। इनके बीच में रिश्ता ढूंढना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है अगर मुझे ढूंढना है, तो मैं गया वापसी फंक्शनल इक्वेशन के पास, मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढी। ऐसा नहीं है यही, तुम अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हो जो तुम्हारा मन करे, बस x और 2x में रिश्ता लेके आना है तुम्हें। मैंने ये सब्स्टिट्यूशन करी, x और 2x में रिश्ता मिल गया, उस रिश्ते को सब्स्टिट्यूट करा, ये बना। इसको मैंने ऑब्जर्व करा कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच, वो जो क्या होता है डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऊपर 2h था, नीचे भी 2h था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 2h होता, नीचे h होता मान लो बाय चांस, तो मैं क्या करता 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। ऊपर 2h होता, मान लो ऐसे लिखा होता एफ ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच, क्या मैं इसको डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 कह सकता हूं? बोलो यस या नो। क्या मैं इसको डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 नहीं कह सकता। जब तक मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना कर लूं, इसको कह सकता हूं, क्योंकि जो यहां लिखा हुआ है वही यहां मिलना चाहिए। समझ गए? जो यहां लिखा हुआ है वो ये वही यहां मिलना चाहिए। चलो, ये कंसेप्ट याद रखना, जल्दबाजी में गलती मत करना। तो हमें पता चल गया ये एफ डैश 0 लिखा हुआ है, जिसको मैंने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ एक्स आ गया, बात बन गई अपनी। सिंपल है प्रोसेस, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन फिर से मेरी बात सुनो। 95% चांसेस है कि स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन आएगी जो तुम्हें पता होगी या तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। 5% केस ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़े। तभी मैंने बहुत सारी फंक्शनल इक्वेशन लिखवाई थी, वो तुम्हें याद ही रखनी होंगी, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए, फिर भी ये प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सही है। अब इसी को करने का एक और तरीका दिखाता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव। इसी को करने का एक और तरीका दिखाता हूं तुम्हें, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड। फिर से लिखता हूं क्वेश्चन एक बार, फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं क्या गिवन थी। क्या फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी जरा बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाय टू, यही फंक्शनल इक्वेशन थी। एफ ऑफ 0 हमें 1 दिया हुआ था, एफ डैश 0 हमें -1 दिया हुआ था, यही फंक्शनल इक्वेशन थी। अब मैं इसमें यूज करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव। हालांकि पार्शियल डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा अनएथिकल तरीका है इसको करने का, लेकिन थोड़ा छोटा पड़ता है इसलिए हम यूज कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा अनएथिकल तरीका है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है,
पार्शियल डेरिवेटिव ले दो पूरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपनी अपनी कॉपी में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लो जरा, अपनी कॉपी में पार्शियल डेरिवेटिव लो। पार्शियल डेरिवेटिव जब भी लोगे y को कांस्टेंट लेके चलोगे, ये तो तुम्हें पता ही है, हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं। तो क्या करो, f डैश x प्लस वाई बाई टू इंटू हाफ होगा। ये हाफ क्यों लिखा है, किस किस को समझ आ गया? f डैश x बाई टू। देखो जरा पार्शियल डेरिवेटिव ये बन रहा है, क्या तुम भी यहीं पहुंचे हो जहां मैं हूं? ये तो गायब हो गया। इधर भी जब डेरिवेटिव लूंगा अंदर वाले का चेन रूल के हिसाब से, तो ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं? क्या तुम पहुंच गए? ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हें किसकी वैल्यू पता है एफ डैश में? एफ डैश में किसकी वैल्यू अभी भी नहीं लिख रहे हैं कुछ लोग यहां पहुंचने में? यार पार्शियल डेरिवेटिव हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, अब तो बहुत बार। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो आया एफ डैश दिस इंटू इसका डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस वाई बाय टू को लिखो एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू। जब डेरिवेटिव लोगे तो ये हाफ बनाएगा, ये जीरो बनाएगा। हाफ लिखा है देखो मल्टीप्लाई में चेन रूल के हिसाब से। इधर ये तो गायब ही हो जाएगा, तो इसको लिखो एफ एक्स बाय टू प्लस एफ ऑफ वाई बाय टू। इसका डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स बाय टू, ये गायब हो गया। अब तो पहुंच गए होगे मेरे ख्याल से। अब तो बहुत डिटेल में बोल दिया मैंने। तो देखते हैं, ये आया, ये पहुंचे। अब तुम क्या करोगे, जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन है, कौन सी वैल्यू थी डेरिवेटिव में जो गिवन थी? एफ डैश जीरो। तो तुम एफ डैश में क्या बन रहा है, एक्स, एक्स को डाल दो जीरो, पहली चीज सीधे। एक्स को जीरो डाल दिया, यहां पे बना एफ डैश वाई बाय टू, एफ डैश वाई बाय टू। तो वाई को डाल लो टू वाई, ताकि वाई में आ जाए। एफ डैश वाई बाय टू की जगह क्या बनेगा, टू वाई बाय टू इंटू हाफ इक्वल्स टू एफ डैश जीरो बाय टू। क्या मैंने सही लिखा है? एफ डैश वाई इज बराबर टू, एफ डैश जीरो था माइनस वन, माइनस ये बना। देखो ये वही स्टेप नहीं है जो पहले पिछली बार बहुत मेहनत से आया था। देखो जरा इधर, यहां पे आया था, ये आया था एफ डैश एक्स माइनस वन, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स माइनस वन, दिखाई दे रहा है? वो सारी इतनी मेहनत करने के बाद आया था। ये रहा एफ डैश एक्स माइनस वन, दिख गया? ये रहा, ये लिखा हुआ है। लेकिन इस बार बहुत कम मेहनत में आ गया। एग्री करते हो इस बात को? आगे का प्रोसेस सेम है, आगे का प्रोसेस सेम है। इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू निकालोगे जैसे उसमें। सीबीएसई में पार्शियल यूज करने का मतलब है कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मारना। एक कहावत तुमने सुनी होगी, पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन सीबीएसई में पार्शियल यूज कर दिया तो उसका मतलब है कुल्हाड़ी आराम से पड़ी हुई थी, तुमने जाके पैर मारा जबरदस्ती। समझ गए बात? मैं बड़ी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं अनएथिकल है। अनएथिकल का मतलब शायद इनडायरेक्टली तुम समझ नहीं रहे, तुम शायद कॉन्वेंट स्कूल के होगे, इंग्लिश तुम्हारी थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सीबीएसई में नहीं लगाओगे। हालांकि सीबीएसई में फंक्शनल इक्वेशन ही नहीं आएगा, कहीं सोच रहे हो। एनसीईआरटी उठा के देखना, फंक्शनल इक्वेशन है नहीं उसमें, तो परेशान मत हो। क्या ये तरीका भी तुम्हें समझ आ गया? मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, सिंपली मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, उसके बाद मैंने क्या करा, जो वैल्यू मुझे पता थी वो सब्स्टिट्यूट कर ली। जब x को जीरो डाल लिया, ये फिक्स हो गया यहाँ पे x को जीरो, तो यहाँ बना f डैश y बाय टू बना। लेकिन मैं बाय टू में ना खेलना चाहूं, इसलिए y को भी क्या डाल लिया, एकदम से मैंने 2y डाल लिया, y को भी क्या डाल लिया, 2y डाल लिया। और तुम इसमें भी खेलना चाहो तो भी आंसर सेम आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। समझ गए, पहुंच गए? अब मान लो क्वेश्चन एक और लिख देता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कितने लोग पहचान पा रहे हैं? गिवन है, हमें गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 2, लिमिट एक्सटेंड ये दिया हुआ है और हमें फंक्शन बताना है। देखो मैंने तुम्हें कहा था 95% चांसेस है कि वो तुम्हें पता होगी या कोई फॉर्मूला। अब तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है इसमें, स्टैंडर्ड में तो हमने नहीं लिखी थी लेकिन फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ऐसे फॉर्मूले के बेसिस पे भी बन सकती है फंक्शनल इक्वेशन, तो इनको भी स्टैंडर्ड में ही माना जाता है क्योंकि ये फॉर्मूले तुम पढ़ चुके हो। अब ये पहचानना तुम्हारा काम है। और मान लो बाय चांस हमने इसको पहचाना नहीं, बाय चांस हमने इनको पहचाना नहीं, हालांकि पहचानना नेसेसिटी है हमारे लिए। नहीं पहचानेंगे 10 मिनट लगा के फंक्शन निकालेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर 12-15 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाने इससे अच्छा उसे छोड़ ही दो। तो पहचानना हमारी मजबूरी है। हम तुम फर्स्ट डेरिवेटिव वाला या फिर पार्शियल, चलो पार्शियल तो फिर भी अगर तुम प्रैक्टिस अच्छी हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसे हैं कि पेपर में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, पार्शियल या उसकी। हालांकि हमने कर लिया है लेकिन बहुत कम चांस है कि, लेकिन तुम्हें आना जरूर चाहिए क्योंकि एडवांस का कोई धर्म ईमान होता नहीं है, पहले ही बता रखा है मैंने। दोनों तरीके ध्यान से देख लेना दिमाग से। तुम क्या करोगे, इसकी भी फंक्शनल इक्वेशन आज दोनों तरीकों से निकाल के देखोगे आराम से, कोई जल्दी नहीं करोगे, आराम से घर पे कोशिश करोगे दोनों, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, थोड़ी दिक्कत भी होगी इस बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी दोनों, जो एक क्वेश्चन मैंने करा है तो कंपैरेटिवली आसान था, दोनों मेथड समझाए हैं, उसको अच्छे से समझ के आज इस पे थोड़ा टाइम लगाना, थोड़ा टाइम लगाना, ज्यादा मत लगा देना, पता चले पूरा दिन यही पे ले जा रहे हैं। बुकलेट करनी है, नहीं तो अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं दोनों तरीकों से इसे करके दिखा दूंगा ताकि तुम थोड़े और कंफर्टेबल हो जाओ इन तरीकों के साथ। समझ गए? इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तुम फंक्शन निकालना है पार्शियल से भी और उससे भी, पार्शियल से भी और उससे भी, दोनों तरीकों से। समझ गए इतनी कहानी? तो अगली क्लास में हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे दोनों तरीकों से, पार्शियल और उससे, तो लगभग 15 मिनट लगेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे अगर कुछ अच्छे मिल गए तो आधी क्लास हम लोग इस पे लगाएंगे और आधी फिर एओडी पे चल पड़ेंगे। समझ गए इतनी कहानी? आज के लिए यहीं रुक रहे हैं। एनसीईआरटी संडे तक सबमिट करनी है, इसको याद रखना। बुकलेट, एलिमेंट्री, मेंस ऑब्जेक्टिव, एडवांस ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर एमओडी की इतनी पहले प्रायोरिटी पे करनी है। अगर तुम इतनी कंप्लीट कर लो और एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लो, फिर भी टाइम बचता है तो तुम और भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, और जितना ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। समझ गए? गग्गू कह रहा है लिमिट 2 कैसे आ बे, ये क्वेश्चन में गिवन है बे। गग्गू कह रहा है लिमिट 2 कैसे आई, वो क्वेश्चन में गिवन है, यूज करना होगा। तूने इसमें तो नहीं पूछा पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव ये कैसे आया, ये कैसे आया, गिवन इन्फॉर्मेशन से भी कोई ऐसे पूछता है बे। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं।